जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम अपना एरेक्ट कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आप इसमें निपुण हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, राइट। और हम डेली 3 सेक्शंस ले रहे हैं, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेक्शन का साइज़ क्या है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना समझ में आता है, राइट। तो आइए, सेक्शन 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया है, सेक्शन 5 हम कल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन 6, राइट। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेंट्रल बोर्ड टू एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ स्टेट बोर्ड इन द यूनियन टेरिटरीज। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि नो स्टेट बोर्ड। अब देखिए मैं आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को परिभाषित करिए, तो आप कहेंगे भारत, मतलब एक तरीका आपका ये हो सकता है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसे आपने परिभाषित कर दिया। तो यहाँ पर मैंने बात करी है केंद्र शासित प्रदेशों की, यानी कि यूनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर स्टेट की बात होगी तो वहाँ पर स्टेट बोर्ड होगा, और स्टेट बोर्ड क्या करेगा, ये जो अपनी जो पावर लेगा वो इस एक्ट से लेगा। किस एक्ट से लेगा? एयर एक्ट 1981 या वाटर एक्ट 1974, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। पर जहाँ पर यूनियन टेरिटरी होगी वहाँ पर स्टेट बोर्ड नहीं बनाया जाएगा। याद रखिएगा, वहाँ पर स्टेट बोर्ड नहीं बनाया जाएगा जहाँ पर यूनियन टेरिटरी होगी। तो यानी कि वहाँ पर फिर एनवायरनमेंट का ख्याल कौन रखेगा? वहाँ पर जो बोर्ड बनाया जाएगा वो केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि वहां पर सेंट्रल बोर्ड होगा। यूनियन टेरिटरी में कौन सा होगा? सेंट्रल बोर्ड। और वो सेंट्रल बोर्ड सारे के सारे वही काम करेगा जो स्टेट में स्टेट बोर्ड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बात आपकी इसमें कही गई है, और ये बात मैंने आपको बता दी है। प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू एनी यूनियन टेरिटरी द सेंट्रल बोर्ड में डेलीगेट ऑल or any of its power and function under this section to such person or body of person as the central government may specify। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे कि वर्तमान में 8 हैं। अब उसमें भी एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, पुडुचेरी का। पुडुचेरी जो है ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक माहे केरला में, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, और येनम आपका आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी में मानते हैं एक सेंट्रल बोर्ड बनाया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि येनम में बना रखा है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब बाकी जो माहे है, जो केरला साइड है, वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर ये जो येनम में बनाया गया जो एक सेंट्रल बोर्ड है, ये माहे में शक्ति दे सकता है किसी भी पर्सन को, जो रिक्वायर्ड पर्सन है, जो डिजर्विंग पर्सन है, उसको शक्ति दे सकता है कि वो सेंट्रल बोर्ड का काम वहाँ कर सकता है। अब ये शक्ति कौन देगा? ये पावर कौन ट्रांसफर करेगा? क्या ये स्टेट, माफ कीजिएगा, क्या ये सेंट्रल बोर्ड ट्रांसफर करेगा? सेंट्रल बोर्ड नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड को बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पावर ट्रांसफर करने का अधिकार सेंट्रल बोर्ड के पास नहीं है, ट्रांसफर करने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये बात आपने याद रखनी है, इसीलिए यहां पर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज यहां पर लिखा होता सेंट्रल बोर्ड। तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, और मेरा एग्जाम्पल था रिगार्डिंग पुडुचेरी। वो एक काल्पनिक था, हाइपोथेटिकल था, केवल समझाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। तो यहां से हमारा सेक्शन 6 कंप्लीट होता है। यहां से हम क्या सीखे हैं? हम सीखे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर जो वाटर एक्ट या एयर एक्ट के लिए जो जिम्मेदार होगा वो स्टेट बोर्ड नहीं होगा, वो सेंट्रल बोर्ड होगा। और सेंट्रल बोर्ड को कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और सेंट्रल बोर्ड के कोई पावर ट्रांसफर करने हैं तो वो सेंट्रल बोर्ड नहीं करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, राइट। आइए अब देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर, यानी कि जो भी मेंबर्स हमने देखा, जो सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था कि 5 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं ले सकते, इस तरह से, जो मेरा कल वाला लेक्चर से आप जरूर देखिएगा। अब उनकी कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय
और अंडर दिस एक्ट, मतलब इसका एक कानूनी लैंग्वेज होती है। इसमें कहा जाता है कि अगर इसी के ऊपर एक और एक्ट बनाया जाता है तो फिर वो पावर वहाँ चली जाएगी। तो ये अभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर जो मेन है कि जो मेंबर ऑफ स्टेट बोर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, जो हमने कल पढ़े थे, इसमें कितने हमारे याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ लोकल अथॉरिटीज से भी आते हैं, कुछ कंपनी और कॉर्पोरेशन से भी आते हैं। मैंने आपको कल कंपनी और कॉर्पोरेशन में डिफरेंस क्या होता है ये भी पढ़ाया था। तो इस तरह से हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि मेंबर्स ऐसे नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, आपने देखा था। तो जो भी मेंबर रिक्रूट किए जाते हैं इस एक्ट के तहत, मैं यहाँ पर सचिव की बात नहीं करूँगा क्योंकि एक्ट में लिखा है जो भी हम बात करेंगे मेंबर्स के बारे में, यहाँ पर हम जो सेक्रेटरी होता है उसको काउंट नहीं करेंगे, यानी कि जो भी हम नियम देखने वाले हैं वो सेक्रेटरी के लिए नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, यानी कि सेक्रेटरी यानी कि सचिव को छोड़कर जितने भी मेंबर्स हमने कल डिस्कस करे थे उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर 3 years। और ये 3 years इनका कब से शुरू होगा, जिस तारीख को ये लोग नॉमिनेट हो जाते हैं और वो रिटर्न हो जाता है ऑफिशियल गैजेट में। देखिए इसको ऐसे समझिएगा, जैसे क्या होता है, एक बोर्ड मीटिंग बनती है, सरकार अपनी मीटिंग करती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर वहाँ पर एक नाम आ जाता है, हाँ भैया इस व्यक्ति को हम बनाएंगे, परंतु उस दिन से उसका 3 साल शुरू नहीं होगा। 3 साल उसका तब से शुरू होगा जब ऑफिशियल गैजेट में उसका नाम आ जाएगा, तब से हम उसका जो 3 साल का कार्यकाल है एज द मेंबर वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, नोटिफाइड इन दी ऑफिशियल गैजेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट मेंबर शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। यानी कि यहाँ पर 2 बातें हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉट विथ स्टैंडिंग मैंने वाटर एक्ट में बताया था, यानी कि इसका मतलब होता है के बावजूद, यानी कि नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम उसको बाईपास कर सकते हैं, अर्थात जैसे यहाँ पर लिखा है 3 वर्ष। तो क्वेश्चन है क्या ये 3 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि जब तक कोई व्यक्ति जो नियुक्त हुआ है 3 वर्षों के लिए, अगर उसका सक्सेसर नियुक्त नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, जैसे बीच में लॉकडाउन हुए थे जब कोरोना वायरस फैला था तो नए व्यक्ति को रिक्रूट नहीं कर पाए थे, तो जो पुराने लोग थे उन्होंने ही ऑफिस का जो कार्यकाल था उसको संभाला था। यानी कि 3 साल को बढ़ाया जा सकता है जब तक नया व्यक्ति उसी पद में, उसी मेंबरशिप में ना आ जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये जो 3 वर्ष है इसको बढ़ाया जा सकता है, तो आप लिखेंगे बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है सेकंड पैरा में, सेक्शन 7 के सब क्लॉज 1 के सेकंड पैरा पे साफ लिखा है कि इसको हम बढ़ाया जा सकता है एक्सपायरेशन को, जब तक नया सक्सेसर हमें ना नहीं मिल जाता है। अब हम देखेंगे क्लॉज 2 क्या कहता है सेक्शन 7 का, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ अ स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट एंड नॉमिनेटेड क्लॉज बी एंड क्लॉज ई। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं जो आपका सेक्शन 5 है, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड इसको रिमूव कर लेते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको एकदम आसान शब्दों में ये समझा दूँ, जो इतना ये जो जटिल है, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। हम देखेंगे बात वो कह रहा है कि सेक्शन 5 का जो क्लॉज 2 है उसका भी जो सब क्लॉज बी और ई है, याद रखिएगा सेक्शन 5 का जो क्लॉज 2 है उसका सब क्लॉज बी और सब क्लॉज ई। अब हमें समझना पड़ेगा ये क्या था, वो तो मैंने कल पढ़ाया था, एक बार इसका यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। सब क्लॉज बी में बात की थी ऑफिशियल मेंबर की, जो मैंने बताया था जो सरकारी व्यक्ति होते हैं उनको भी नियुक्त किया जाता है बोर्ड में, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, और जो ई है, ई मैंने आपसे कहा था जो कंपनी और कॉरपोरेट से आते हैं, कंपनी और कॉरपोरेट के जो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी और कॉरपोरेट वाले। तो बी में हो गए आपके ऑफिशियल जो सरकारी कर्मचारी हैं, और जो आपके कंपनी और जो कॉरपोरेट वाले वे हैं सदस्य जो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी और कॉरपोरेशन को, वो है आपका ई में। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ये हम देख चुके हैं, शेल कम टू एन एंड एज सून एज ही सीज टू होल्ड द ऑफिस अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जैसे मैंने कहा कोई कंपनी या कॉरपोरेट का कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये कंपनी और कॉरपोरेट कौन सी थी, सरकारी, अगर आपको याद हो, तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति भी तो सरकारी है।
और ऊपर वाला भी सरकारी है। अगर ये सरकार से इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, मतलब सरकारी कर्मचारी के नाते ये इस्तीफा दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो सदस्यता है, अगर ये बोर्ड के मेंबर भी हैं, स्टेट बोर्ड के मेंबर हैं, तो इनकी वहाँ भी जो मेंबरशिप है वो लैप्स हो जाएगी, राइट। क्योंकि इनको रखने का आधार ही था कि ये सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एज द केस में बी द कंपनी ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज स्टेट गवर्नमेंट बाई वर्च्यू, क्योंकि बाई वर्च्यू ऑफ इस गवर्नमेंट पोस्ट की वजह से ही तो ये मेंबर बने थे। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि जो कंपनी और कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर, और जो गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं जिनको स्टेट बोर्ड में मेंबरशिप दिलाई गई होती है, जैसी वो अपनी अगर स्टेट गवर्नमेंट छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी भी सदस्यता क्या हो जाएगी, स्टेट बोर्ड से रद्द हो जाएगी, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे क्लॉज 3 क्या कह रहा है। अ मेंबर ऑफ स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट अदर देन द मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की बात नहीं हो रही है, उसके अलावा मे एनी टाइम रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग। अब रिजाइनिंग वाली बात है, अब रिजाइन करने वाली बात है। रिजाइन कौन किसको करेगा? अब देखते हैं। अगर चेयरमैन रिजाइन देना चाहता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा। चेयरमैन किसको रेजिग्नेशन देगा? स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर कोई मेंबर रिजाइन करना चाहता है तो वो मेंबर किसको रिजाइन देगा? चेयरमैन को। बहुत आसान है। स्टेट बोर्ड का जो चेयरमैन किसको रिजाइन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। और कोई स्टेट बोर्ड का मेंबर है वो किसको रिजाइन देगा? चेयरमैन को। वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या आगे क्या कह रहा है? एंड द सीट ऑफ द चेयरमैन ऑफ और सच मेंबर्स शेल देयर अपॉन बिकम वेकेंट। और तब से क्या होगा? ये सीट आपकी वेकेंट हो जाएगी, इसको वेकेंट माना जाएगा। अब वेकेंट माना जाए से क्या मतलब है सर? ये तो ऑब्वियसली ये बताने की बात थोड़ा थी। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि उस सीट को ये नहीं माना जाएगा कि अब जो मेंबर, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 5 से ज़्यादा सदस्य सरकार नहीं मनोनीत कर सकती है, नॉमिनेट नहीं कर सकती, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में। अब 5 से ज़्यादा मानते हैं, सरकार ने 3 नियुक्त करे थे, ठीक है। 5 से ज़्यादा नहीं कर सकती, 3 तो कर सकती है, 5 से नीचे। तो उसमें से एक रिजाइन देके चला गया है तो 2 ही रह गए। तो ऐसा नहीं कि सरकार उसे 2 ही नहीं मानेगी, अब एक उसको वेकेंट मानेगी। वेकेंट मानेगी का मतलब है कि एक को फिर भरा जाएगा। अब वो भरा टेम्परेरी जाएगा या परमानेंट भरा जाएगा, वो सरकार के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वो उनकी इच्छा है, राइट। तो आप समझ पाए होंगे वेकेंट क्यों दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्लॉज 4। अ मेंबर ऑफ स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट अदर देन द मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, फिर से सचिव को हटाएंगे, shall be deemed to have vacated his seat if he absent without reason sufficient in the opinion the state government 3 consecutive meeting of state board or where he nominated under C। अब देखिए यहां पर आपको बताया जा रहा है कि कोई सदस्य ऐसा है, जैसे स्टेट बोर्ड की मीटिंग्स होती है, राइट। अब वो कोई मेंबर ऐसा है जो मीटिंग को अटेंड ही नहीं कर रहा, और वो अटेंड करना भी कैसे होना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव। मैंने कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हुआ एक के बाद एक, लगातार। आई रिपीट, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। 3 बोर्ड मीटिंग में वो नहीं बैठा है तो ये माना जाएगा कि अब ये एब्सेंट है विदाउट एनी नोटिस, गैर जिम्मेदार है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है? उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर बात की गई है सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2। ये किसकी बात करता है? ये अगर कल आप जाएंगे जो सेक्शन 5 का जो सेक्शन 2 है उसका सब क्लॉज सी जो है, ये बात करता है लोकल अथॉरिटी का। कल मैंने आपको पढ़ाया था लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी को मैंने आपको कल पढ़ाया था। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे म्यूनिसिपैलिटी होती है, पंचायत होती है, वो व्यक्ति क्या माना जाएगा कि वो क्या हो गया है? इररिस्पॉन्सिबल हो गया और उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा, इसमें एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, मेंबर कोई भी हो, अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स में नहीं आता है बोर्ड की, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो सेक्शन 5 का जो क्लॉज 2 का सब क्लॉज सी दिखाया जा रहा है अलग से, वो इसलिए दिखाया जा रहा है, पहले तो समझेंगे ये किसकी बात करता है। ये लोकल अथॉरिटीज़ की बात करता है। कल मैंने आपको बताया था कि लोकल अथॉरिटीज़ से भी कोई सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, तो उनके लिए क्या होगा? उनको स्टेट बोर्ड से तो बर्खास्त करेंगे ही और सदस्यों की तरह, परंतु इनकी जो लोकल अथॉरिटी के ये जो सदस्य हैं, मानते कोई ग्राम प्रधान है, उसको उस लोकल अथॉरिटी से भी क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा।
तो ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? जो लोकल अथॉरिटीज़ वाले हैं, राइट। तो ये है आपका क्लॉज 4। अब आगे देखेंगे, अब निकालने में भी क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में कि भैया इस फलाना फलाना सदस्य को इस फलानी फलानी वजह से निकाला जा रहा है। और खासकर वो आपको दिखाई है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में आप नहीं बैठेंगे तो निकाला जाएगा। और बात होगी अगर लोकल अथॉरिटी से आए हुए सदस्यों की, तो उनकी जो लोकल अथॉरिटीज है वहाँ से भी उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्लॉज 5 को। कैजुअल वैकेंसी इन अ स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी फिल्ड बाय द फ्रेश नॉमिनेशन। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था, सीट वेकेंट हो जाती है। अब देखिए, मैंने अभी बताया कि मेंबर का जो कार्यकाल है वो आमतौर पे 3 वर्ष का होगा और वो तभी बढ़ता है जब नया सक्सेसर नहीं आता है। हालांकि नया सक्सेसर आ जाता है तो अभी हम मानेंगे कि 3 वर्ष का कार्यकाल है, परंतु वह व्यक्ति किसी भी कारणवश निकाल दिया जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा। तो यानी कि अभी भी उसका कार्यकाल मानते हैं 2 वर्ष का बचा हुआ है। अब क्या किया जाए? अब तो उसकी सीट वेकेंट हो गई, तो इन 2 वर्षों के लिए एक कैजुअल वैकेंसी की जाती है, जिसे आप एक संविधा टाइप कहते हैं ना, संविधा में रखा गया है, तो संविधा में उस व्यक्ति को रखा जाएगा। अब जो नए को रखा जाएगा, क्या वो पूरे 3 वर्षों के लिए रखा जाएगा या केवल 2 वर्षों के लिए रखा जाएगा, जो बचे हुए वर्ष हैं? तो इसका उत्तर है जो बचे हुए वर्ष हैं उतने ही वर्षों के लिए उसे रखा जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो ये बात यहाँ पर याद रखेगा। तो फ्रेश नॉमिनेशन आएगा, ठीक है। शैल होल्ड ऑफिस ओनली द रिमाइंडर ऑफ द टर्म, ये मैंने आपको बता दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं 6 वाला। अ मेंबर ऑफ स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन। यानी कि जो मेंबर्स हैं, जितने भी हमने अभी देखे और जो कल वाली क्लास में हमने देखा था सेक्शन 5 में जो जितने भी थे, क्या उनको दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे चेयरमैन है, अगर वो रिज़ाइन देके चले जाते हैं किसी कारणवश, तो क्या उन्हें दोबारा से लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। या कोई अन्य सदस्य है, क्या उसको लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे संवैधानिक पद होते हैं, पहले इसकी तुलना करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर रिटायर हो जाते हैं तो उनको दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो नहीं बन सकते। तो इस तरह से कुछ हमारी पोस्टें होती हैं, इसलिए कानून में मैंने बताया था सब कुछ बताना ज़रूरी होता है, बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस फॉर सिनोनिम्स। समानार्थी शब्द के लिए कोई भी जगह नहीं है, प्रेजुडाइज के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो पहले इन्होंने बोल दिया कि भैया आपको दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। 7 में देख लेते हैं। द अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर एक्सेप्ट द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी कि इसके अलावा भी कोई कंडीशंस जो हैं, अगर वो बताई जाएंगी, प्रिस्क्राइब की जाएंगी, तो वो लागू होंगी। यानी कि ये अधिकार किसको दे रखा है? ये अधिकार दे रखा है आपके राज्य सरकार को, राइट। क्योंकि बात है स्टेट बोर्ड के मेंबरशिप की, तो स्टेट बोर्ड की मेंबरशिप स्टेट बोर्ड खुद नहीं देखेगा, ये जिम्मेदारी किसको दे दी है? प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ही हो गया कि ये सरकार को जिम्मेदारी दे दी है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी कोई नियम बनाने हैं तो, राइट। इसीलिए हमें दिखता है कि अलग अलग जो राज्य होते हैं उनके जो ये कंट्रोल बोर्ड होते हैं, चाहे ये वाटर वाला है, एयर वाला है, उनके अलग अलग नियम दिखते हैं। जो वाटर एक्ट और जो एयर एक्ट है, वैसे नियम तो साफ आपको एक ही दिखेंगे, सबके एक से दिखेंगे, सभी का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा, इस तरह से। परंतु अन्य जो नियम है वो कहाँ से मिलते हैं? वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से तय करती है, राइट। इसीलिए अलग अलग राज्यों में हमें अलग अलग नियम दिखते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ से आपका जो सेक्शन 7 है वो खत्म होता है और मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 8 को। अब देखिए सेक्शन 8 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। अब यहाँ पर नो पर्सन आ गया। अब देखिए नो पर्सन जहाँ आएगा, यहाँ पर आपके ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर, इवन सेक्रेटरी भी आ जाएगा। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी को हम बाईपास कर सकते हैं बहुत जगह, परंतु यहाँ पर जहाँ पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया वहाँ सेक्रेटरी भी आएगा। तो देखते हैं किस किस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जिसको एडजस्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है। अब ये सर इंसॉल्वेंट तो सुना है, जिसे हम दिवालिया कहते हैं, ये एडजस्ट इंसॉल्वेंट क्या होता है? देखिए ऐसा होता है, मैंने अपने आप को खुद कह दिया भैया मेरा तो दिवालिया हो गया, मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो इसको लीगल तरीके से नहीं माना जाता है। मैं यही अपनी जो एप्लीकेशन है कोर्ट के पास जाऊंगा और कोर्ट जब आफ्टर फुल इंस्पेक्शन जब मुझे एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ भैया ये तो इंसॉल्वेंट है, उसी को कहते हैं एडजस्ट
इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कोर्ट द्वारा ये लिखा के ले आता है कि भैया उसका तो दिवालिया हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए अब उसका दिमाग किस में जाएगा, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो चुका है भैया, उसकी देनदारी इतनी बढ़ गई है, तो वो कहाँ ठीक से काम कर पाएगा, इसीलिए उसको हटा दिया जाता है। बी वाला देख लेते हैं, अनसाउंड माइंड का है, और ये अनसाउंड माइंड के लिए भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए, किससे? कंपिटेंट कोर्ट से। तो कोर्ट अगर किसी व्यक्ति के लिए ये दिखा दे कि ये अनसाउंड माइंड का है, जिसे हम आम भाषा में पागल कहते हैं, ये पागल है, तो फिर उसको तो रख ही नहीं सकते, वो तो बताने वाली बात ही नहीं है, राइट। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कंपिटेंट कोर्ट जब तक सर्टिफिकेट नहीं देगा तो तब तक नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं सी, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। देखिए कन्विक्टेड मतलब होता है दोष सिद्धि, जैसे एक्यूज्ड मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, तो इसका मतलब ये नहीं है वो आरोपी है, कोई भी किसी पे भी आरोप लगा सकता है, आप पे भी कोई आरोप लगा सकता है, आप मुझ पे भी आरोप लगा सकते हैं। परंतु आरोप लगाने के बाद जब उसमें इंस्पेक्शंस होता है, जब कोर्ट उसमें ये प्रूफ कर देती है हाँ भाई ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये जेन्युइन है, तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसके कहते हैं कन्विक्टेड, यानी कि वो दोष सिद्धि हो गई है। तो अगर किसी व्यक्ति पे वो कन्विक्टेड पाया जाता है किसी अपराध में, तब भी उसकी सदस्यता क्या होती है, निष्कासित कर दी जाती है, ठीक है। विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड। अब कभी कभी ऐसा है कि राज्य सरकार के पास भी ये शक्ति दे रखी है कि अगर उन्हें लगता है ये मोरल टर्पिट्यूड है, मोरल टर्पिट्यूड मतलब ऐसा व्यक्ति जो असभ्य है, जो समाज के नियम कानून नहीं मानता है, उनका उल्लंघन करता है, आपराधिक उसका चरित्र है, तो इस तरह के लोगों को भी जब राज्य सरकार को महसूस होता है ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तो तब निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। आगे देखते हैं, इस एट द टाइम हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। और अगर इस एक्ट में भी, जो आपका मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एयर एक्ट 1981 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके तहत भी अगर वो दोषी पाया जाता है तब भी उसको निकाल दिया जाएगा। अब ये दोषी कैसे पाया जाता है, एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक नियम आपको आगे मिलेगा, उसमें कहा गया है कि वो सदस्य को नहीं लिया जाएगा जो सदस्य किसी, जैसे जो ये होता है ना, जैसे पॉल्यूशन को साफ करने के लिए जो इक्विपमेंट बनाते हैं, है ना, जैसे तकनीक का तो सारा लेना ही पड़ेगा, तो इक्विपमेंट्स होते हैं। अब वो व्यक्ति उसी फैक्ट्री का या तो मालिक है या उस फैक्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और वो सदस्य बन जाता है, तो बाद में पता चलता है ये तो उसी फैक्ट्री का मालिक है जिस फैक्ट्री का वो फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि अगर वो मानते हैं चेयरमैन बन जाता है बोर्ड का, तो वो तो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसको दिलाएगा, उसी कंपनी को तो दिलाएगा, क्योंकि उसका तो संबंध है उस कंपनी से। तो जब ये पता चलता है तो उस आदमी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक ब्रीच होता है इस एक्ट का। तो इसीलिए इसमें कहा गया है अगर इस एक्ट का भी ब्रीच किया जाएगा तब भी उसे निकाल दिया जाएगा, राइट। ई वाला देखते हैं, हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हिमसेल्फ और बाय एनी पार्टनर एनी शेयर ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्म और द कंपनीज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल, हायर मशीनरी, इंडस्ट्रियल प्लांट, कंट्रोल इक्विपमेंट और एनी अदर apparatus इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एयर और द प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ। ये देखिए इतनी बड़ी बात है ये वाला, ये मैंने आपको आसान शब्दों में पहले ही बता दिया है। ये इसका सिंपल सा मतलब है जो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको। मानते हैं मेरा कोई भाई है, उसकी अपनी कंपनी है जो इस तरह के apparatus लाती है, इस तरह के मशीनरी लाती है जो पॉल्यूशन कंट्रोल के अगेंस्ट काम करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट लाती है जैसे एयर प्योरीफायर होते हैं। अब मैं क्या बन गया हूँ या चेयरमैन, और मैं क्या करूँगा, उसका फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि मैं उस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हर जो टेंडर होगा या हर प्रॉफिट में किसको दूंगा, उसी को दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, इस आधार पे भी मुझे निकाल दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से ऑलरेडी बता दिया, राइट। तो आगे देखते हैं एफ वाला, इफ अ डायरेक्टर और अ सेक्रेटरी मैनेजर। ये देखिए ये भी वही है, अगर आप किसी टॉप लेवल में बैठे हुए हैं ऐसी कंपनी के या ऐसे फर्म के, तब भी आपको निकाल दिया जाएगा अगर उसका संबंध बनता है इस वाटर एक्ट या एयर एक्ट से संबंधित जो इक्विपमेंट हैं, या किसी भी तरह से वो संबंधित है इस वाटर या एयर पोल्यूशन बोर्ड से, कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड से। तो क्या होगा, वो एक पक्षपात लाएगा, इसीलिए निकाल दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ई और एफ मिलता जुलता है। जी देखते हैं, हैज सो अब्यूज्ड इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हिज पोजीशन एज अ मेंबर टू टेंडर हिज कंटिन्यूअस स्टेट बोर्ड डिटरमिन इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। मतलब कहीं ना कहीं उसने अपनी जो प्रतिष्ठा होती है, अपनी जो इमेज है समाज में ऐसी बना रखी है कि उसे
कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदार आदमी माना जा रहा है, तो तब भी उसे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये बात जी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या आधार हैं जिसकी वजह से इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर को, राइट। तो ये है आपका क्लॉज 1। अब हम देखेंगे क्लॉज 2। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिमूव एनी मेंबर ऑफ हु इज हैज बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन सबसेक्शन, ये वाला। तो जहां पर भी आपने ये सेक्शन 8 के क्लॉज 1 में जितने भी हमने पढ़ा कि अनसाउंड माइंड का होगा या कन्विक्टेड होगा इस तरह से, तो उसको निकाला कैसे जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि मुंह से बोला निकाल दो। इसमें क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो रिटर्न करेगी, रिटर्न ऑर्डर निकालेगी। ठीक है, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, और उसको वहां से स्टेट बोर्ड से उसकी मेंबरशिप को छीन लिया जाएगा, राइट। ये बात आपने याद रखनी। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर of removal shall be made by the state government under this section until the member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी पे आरोप लग गए हैं और वो उसको मौका नहीं दिया जा रहा है कि उसको अपने बिहाफ में कुछ बोलने का। जब तक वो अपने बिहाफ में नहीं बोलेगा तब तक आप उसके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए सख्त हिदायत दी है, राइट, सख्त। अर्थात यहाँ पर क्या है, इसको एक सिंपल भी हम कर सकते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले एक नोटिस देगी जिसके अगेंस्ट कार्रवाई है कि तुम भैया प्रूफ करो, अपने पक्ष में आपको कुछ कहना है तो बताओ। अगर वो तब भी नहीं बताता है तब एक ऑर्डर निकाल दिया जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्लॉज 3 देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सबसेक्शन 1 ऑफ subsection C of section 7, a member who has been removed under this section shall not be eligible to continue the hold office until his successor। देखिए सिंपल मैं बताता हूँ आपको, अभी हमने पढ़ा था, याद करिए, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक संवैधानिक पद है उनको दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया जा सकता। परंतु मैंने यहाँ पर आपको बताया था जो भी मेंबर है जिनका 3 साल का कार्यकाल है, इस तरह से मैंने आपको बताया था कि उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। परंतु याद रखेंगे जितना भी अभी हमने पढ़ा, जिनको ये डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है ड्यू टू इमोरल नेचर, अनएथिकल नेचर की वजह से, जो मेंबर जानबूझकर ये पाए गए हैं कि इन्होंने गलत सूचना देकर सदस्यता हासिल की है, तो ऐसे लोगों के लिए जो रीअपॉइंटमेंट वाला जो प्रावधान है, जो नियम है, वो उन लोगों के लिए लागू नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात आपने याद रखी। तो ये 7 और 8 जो सेक्शन है, देखिए दिखने में बड़े हैं पर आप अच्छी तरह समझेंगे तो बहुत इजी है। मैंने प्रयास किया है कि इसको इजी कर दूं, राइट। अब यहां पर देखेंगे सेक्शन 9, वेकेशन ऑफ सीट बाय मेंबर। इफ अ मेंबर ऑफ अ स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट बिकम्स सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 के द्वारा अगर कोई भी सीट वेकेंट होती है, मतलब कुछ भी उसको रिजेक्ट किया जाता है, हिज सीट शैल बिकम वेकेंट। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेकेंट, उसकी सीट को क्या माना जाएगा, वेकेंट। ऐसा नहीं कि भैया आपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 3 लोग नियुक्त हुए थे, मान लो, जैसे मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, 3 लोग नियुक्त हुए थे तो एक चला गया है तो आपने उसको फिर 2 ही सीट मान लिया। नहीं, आप क्या मानोगे, 2 टोटल सीट 3 है जिसमें से 1 वेकेंट है। तो वेकेंट वाले में क्या है, आप एक टेम्परेरी पोस्ट पे किसी को ला सकते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़े हैं, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करेगा, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से आपने देखा, हमने सेक्शन 6, 7, 8 और 9 को फिनिश किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे के जो सेक्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको बहुत आसान करने का, जिससे कि एकदम आप समझ जाएं, राइट। तो अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि उससे हम प्रोत्साहित होते हैं। और यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।